ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द हाइपोहाइड्रोफिली। तो हम हाइड्रोफिली देख रहे थे, तो हाइड्रोफिली में हमने सबसे पहले देखा था क्या, एपीहाइड्रोफिली। और एपीहाइड्रोफिली में हमने दो एग्जांपल देखे थे, एक देखा था हाइड्रोला और एक वेनिस्नेरिया। और वेनिस्नेरिया का हमने प्रॉपर अच्छे से पॉलिनेशन पूरा प्रॉपर समझा था। अच्छा, एक पॉइंट था जो रह गया था, वेनिस्नेरिया को हम, या वेनिस्नेरिया इज आल्सो नोन एज वेनिस्नेरिया को टेप ग्रास एंड या और ईल ग्रास भी कहते हैं। वेनिस्नेरिया को टेप ग्रास और ईल ग्रास भी कहा जाता है, इज आल्सो नोन एज टेप ग्रास और ईल ग्रास। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अच्छा हम देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली जो हमने देखी थी वो क्या था, वो वाटर की सरफेस पर होती है, ठीक है, वहीं पर पॉलिनेशन होता है। लेकिन हाइपोहाइड्रोफिली ये क्या है, ये वाटर के अंदर होगी, वाटर के नीचे होगी, ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली वर्ड ही बताता है, हाइपो मतलब अंदर नीचे, ठीक है, और हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो वाटर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली को अगर हम देखते हैं, इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम पहला देखते हैं सेरेटोफाइलम, और दूसरा कौन सा है, इसमें आता है ज़ोस्टेरा, ठीक है, सेरेटोफाइलम, और दूसरा आता है ज़ोस्टेरा, ठीक है। सेरेटोफाइलम जो एग्जांपल है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, ज़ोस्टेरा को हम सी ग्रास भी कहते हैं, वी कॉल इट सी ग्रास। सेरेटोफाइलम में अगर हम देखते हैं एग्जांपल, तो सेरेटोफाइलम जो है वो मोनोशियस है, मोनोशियस है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मिलते हैं। ओके, इसके अलावा एक सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्म है, ठीक है। सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्म मतलब कहां मिलता है सेरेटोफाइलम, फ्रेश वाटर में, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी ग्रास, ये ज़ोस्टेरा जो है ये कहां मिलता है, ये मरीन एंजियोस्पर्म है, मरीन एंजियोस्पर्म, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, सेरेटोफाइलम में क्या होता है, इसमें मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर ये पूरा वाटर है, ये यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर एक प्लांट कोई प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे, इसमें कोई फ्लावर है, अगर इसमें अगर कोई फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है कोई, तो इसमें जो एंथर प्रेजेंट है, इसमें जो एंथर प्रेजेंट है, वो एंथर इससे क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैचुरेशन जब आती है, तो इसमें जो मेल फ्लावर है, जो प्लांट है मान लीजिए सेरेटोफाइलम, इसमें जो मेल फ्लावर होगा, तो मेल फ्लावर में से जो एंथर है वो मैचुरेशन होने पर डिटैच हो जाता है, फ्लावर से अलग हो जाता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है, वो सरफेस पर पहुंच जाता है, ऊपर यहाँ सरफेस पर पहुंच जाएगा वो एंथर। अब ये एंथर डिहाइसेंस होगा इसका, ठीक है। तो डिहाइसेंस होने के बाद इसमें से पॉलिनेट निकलेंगे, और वो पॉलिनेट पूरे पानी में फैल जाएंगे सरफेस पर ऊपर। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो प्लांट है ये सबमर्ज है वाटर में, इसमें जो मेल फ्लावर होगा उसमें से एंथर डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वो एंथर डिटैच होने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर वाटर की सरफेस पर, और वहां पर जाकर इसमें से डिहाइसेंस होगा एंथर में, और इसमें से पॉलिनेट बाहर निकलेंगे। तो जो पॉलिनेट बाहर निकलेंगे वो पूरे यहाँ फैल जाएंगे वाटर की सरफेस पर। अब ये जो पॉलिनेट होंगे ये कैसे होंगे, ये स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पिकुअस होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, और इन पे जो चारों तरफ लेयर होगी एग्जाइम की वो एब्सेंट होगी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एंथर फ्रॉम मेल फ्लावर gets detached, okay, and reach
वाटर सरफेस, ठीक है, गेट्स डिटैच एंड रीच वाटर सरफेस, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें अपॉन मैचुरेशन, अपॉन मैचुरेशन, upon maturation anther from male flower gets detached and reach water surface where dehiscence happen, ठीक है। डिहाइसेंस होने से क्या होगा, pollen grains released on water surface, on water surface, ठीक है। अच्छा, सेरेटोफाइलम में जो मेल फ्लावर होता है उसमें करीबन 35 से लेकर 40 तक स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ले सकते हैं हम, क्या, मेल फ्लावर कंटेन अराउंड 30 to 45 stamens, ठीक है। तो pollen grains reach to water surface, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम बाद में लिखेंगे जरा। pollen grains are स्मॉल और स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड एंड विथ नो एक्साइन, इसमें एक्साइन एब्सेंट होगी, ठीक है, विथ नो एक्साइन। तो ये pollen grain जो है वो फैल जाएंगे वाटर की सरफेस पर, दे स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस। इसके बाद क्या होगा, अब ये जो pollen grains हैं ये सिंक करना शुरू करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर pollen grains प्रेजेंट है और यहाँ pollen grain है, अब तो ये सिंक करेंगे और ये नीचे नीचे आएंगे। अब इसमें जो फीमेल फ्लावर होगा, मान लीजिए यहाँ पर फीमेल फ्लावर है कोई, तो फीमेल फ्लावर जो स्टिग्मा प्रेजेंट है उस स्टिग्मा पे आगे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि now pollen grains start sinking and attached to long stigma, ठीक है, स्टिग्मा फॉर पॉलिनेशन। तो क्या हो गया, पॉलिनेशन की प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो गई, ओके। तो दिस इज सेरेटोफाइलम में इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। ये हाइपोहाइड्रोफिली का एक टाइप है सेरेटोफाइलम में। दूसरा हमें क्या देखना है, ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा को क्या कहते हैं, सी ग्रास, ओके। ये क्या है, मरीन एंजियोस्पर्म। ये हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। मरीन एंजियोस्पर्म है, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये भी सबमर्ज्ड है वाटर में, क्योंकि हाइपोहाइड्रोफिली है, वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन होगा। लेकिन इसमें इस तरीके से एंथर डिटैच नहीं होता है, इससे अलग नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो pollen grains होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, जिनका साइज अराउंड 2500 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, pollen grains कैसे हैं, फिलामेंटस, लॉन्ग, रिबन लाइक, ठीक है।
having size around 2500 माइक्रोमीटर, ठीक है। pollen grains filamentous long ribbon like है, having size around 2500 माइक्रोमीटर। released and और क्या, तो ये जो pollen grains है ये सरफेस पर नहीं पहुंचते और ना ये एकदम बॉटम पर एकदम जाते हैं, सिंक होते हैं, तो ये बीच में पानी में रहते हैं। तो किसी चीज को अगर पानी के बीचों बीच रहना है, पानी में रहना है, ना वो सरफेस पे जाके बॉटम पर जाए, ना वो सरफेस पर आए, ना तो फ्लोट करे और ना वो सिंक करे, उसको बीच में पानी में रहना है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि उस चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के इक्वल हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो, तभी वो चीज पानी के बीचों बीच रह सकती है। मतलब मान लीजिए कि ये वाटर की सरफेस है, अबव सरफेस, और ये बॉटम है, और कोई चीज अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह रहती है, इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के बराबर है, ठीक है। अदरवाइज कम होगी तो ऊपर चली जाएगी, नीचे होगी तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो pollen grains हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की इक्वल होती है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट फ्लोट और नॉट सिंक, ठीक है। एंड हैव इसे नंबर करते हैं, हैविंग साइज अराउंड 2500 माइक्रोमीटर एंड स्पेसिफिक gravity equal to water, equal to water, okay, that's why यहीं पर हम आगे लिख सकते हैं इसको, that's why they do not get sink or float on surface and remain in water above the bottom, ठीक है। तो ये बॉटम के सिर्फ ऊपर रहेंगे, इस पर रहेंगे, ठीक है, फ्लोट नहीं करेंगे, तो सरफेस पे बीचों बीच रहेंगे इसके। तो ये क्या होगा फिर, ये pollen grains कहाँ जाएंगे? दे रीच टू द स्टिग्मा एंड टू पॉलिनेशन, ठीक है। pollen grains रीच स्टिग्मा, जो कि लॉन्ग है वो भी स्टिग्मा, एंड पॉलिनेशन हैपन, ओके। तो इस तरीके से ज़ोस्टेरा में भी क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये है सेरेटोफाइलम, ये है ज़ोस्टेरा, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी फ्लावर में या pollen grain में या स्टिग्मा में जो हाइड्रोफिली करते हैं, मतलब एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर, ठीक है। पहला डेफिनेशन क्या है कि जो फ्लावर होगा वो स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिकुअस होगा, स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस विथ nectarless and odorless petals। तो फ्लावर स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकुअस है, और उसमें उसके पेटल्स में नेक्टर नहीं है और ओडर भी नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, जो pollen grain है
pollen grains are small or ribbon-like with without presence of एक्साइन। ठीक है, तो एक्साइन की लेयर जो होती है ज्यादातर वो एब्सेंट होती है, लेकिन ये अनवेटेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, pollen grains आर अनवेटेबल। कैसे अनवेटेबल है? बिकॉज इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो कि इनको पानी से भीगने से बचाती है, वेट होने से बचाती है। pollen grains are unwettable due to the presence of mucilaginous covering around them। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर मैं फोर्थ पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है स्टिग्मा इज लॉन्ग। स्टिग्मा इज लॉन्ग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्टिग्मा इसकी लॉन्ग होगी, स्टिकी एंड अनवेटेबल, और अनवेटेबल मिलेगी। स्टिकी एंड अनवेटेबल, लॉन्ग, स्टिकी एंड अनवेटेबल। तो ये एडेप्टेशंस हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर के। तो ये चीजें मस्ट हैं जो होती हैं उन प्लांट्स में जिनमें की हाइड्रोफिली होती है। ओके, तो इस एडेप्टेशंस पर क्वेश्चंस आते हैं। जोस्टेरा का दूसरा नाम क्या है? सी ग्रास, या फिर वेलेस्टेरिया का क्या है? मैंने बताया आपको, टेप ग्रास या टी ग्रास उसको कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ रिबन शेप या रिबन शेप्ड या फिर लॉन्ग रिबन शेप्ड pollen grains किसमें मिलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके ओके, अब हम देखते हैं जूफाइली। जूफाइली क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप के एजेंट से हो सकता है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। ठीक है, अब हमने एबायोटिक वाला देख लिया है। एबायोटिक क्या था? वाटर और विंड, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की। तो जो पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से होता है वो क्या कहलाता है? जूफाइली कहलाता है। ठीक है, तो एनिमल से, मतलब जो लिविंग बीइंग से होता है, मतलब स्पेशली एनिमल से बोलते हैं तो जूफाइली बोलते हैं इसको, जिसमें क्या क्या आता है? बैट से, बर्ड से, ये सब जूफाइली में आएंगे। ओके, इंसेक्ट से। ओके, जूफाइली में पहला देखते हैं एंटोमोफाइलस एडेप्टेशन या एंटोमोफाइली। ठीक है, तो एंटोमोफाइली में हम यहां कर सकते हैं, पहली हेडिंग क्या है? एंटोमोफाइली। एंटोमोफाइली, तो एंटोमोफाइली मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना। ठीक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। बाय इंसेक्ट्स। ओके, तो एंटोमो जैसे कि हाइड्रोफिली और एनिमोफिली के कुछ एडेप्टेशन थे फ्लावर्स के, ऐसे ही यहाँ पर जो एंटोमोफाइली होगी, तो जिन फ्लावर्स में एंटोमोफाइली होती है उनके भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, उनमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि एंटोमोफाइली ही उसमें काम कर पाती है। ठीक है, तो पहला क्या है? एंटोमोफाइलस एडेप्टेशन में हम क्या देखते हैं? पहला, फ्लावर जो होते हैं इसको कैसे होते हैं? बिग होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और वेल कॉन्स्पिक्यूअस। वेल कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या है? कि वो बहुत अच्छे से साफ साफ नोटिसेबल है, इजीली नोटिस में आ जाते हैं। तो इंसेक्ट्स को अगर उस पर आना है तो इंसेक्ट्स को दिखाई भी देने चाहिए, इसीलिए वो कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। ठीक है, तो बिग है और वेल कॉन्स्पिक्यूअस है। पेटल्स जो होती है वो ब्राइट कलर्ड होती है। फिर ब्राइट कलर जो होते हैं, जो कलर्स ब्राइट कलर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो पेटल्स कैसे होते हैं? ब्राइट कलर्ड होते हैं। हैव नेक्टर, उनमें नेक्टर होता है। नेक्टर मतलब वो रस होता है जो कि इंसेक्ट्स उसमें से सक करते हैं, तो नेक्टर होता है।
नेक्टर के अलावा उनमें स्पेशल मार्किंग्स होती है पेटल्स में, जिन्हें हम नेक्टर गाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्टर गाइड्स। नेक्टर गाइड्स क्या है? नेक्टर गाइड्स आर स्पेशल मार्किंग्स प्रेजेंट ऑन पेटल्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो नेक्टर प्रेजेंट होता है एंड हैव ओडर। अब ओडर जो है वो प्लेजेंट भी हो सकता है और फाउल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फाउल के लिए मैं बोलूं तो एरिस्टोलोशिया ये एग्जांपल है जिसमें कि फाउल ओडर होता है उसके पेटल्स में। ठीक है, और वो कुछ अलग इंसेक्ट्स को मतलब वो अट्रैक्ट करता है, तो उसको किसी में प्लेजेंट ऑर्डर मिलेगा, किसी में फाउल ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल फाउल का जैसे एरिस्टोलोशिया और प्लेजेंट का जैसे कि जैस्मिन, चंपा। ठीक है, ये सब क्या है? ये प्लेजेंट ऑर्डर वाले हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कांटेदार होते हैं, इसमें थोड़े स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनी होंगे। ठीक है, एंड हैव पॉलन किट एंड आर हैवी, और हैवी होंगे वो पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन किट होगी। पॉलन किट क्या होती है? एक फैटी और म्यूसिलेज लेयर होती है चारों तरफ पॉलन ग्रेन के, मैंने बताया था पहले भी, जो कि एंटोमोफाइलस फ्लावर में मिलती है। ठीक है, तो उसे हम पॉलन किट कहते हैं। स्टिग्मा आर इंसर्टेड एंड स्टिकी। स्टिग्मा कैसे होते हैं? इंसर्टेड मतलब अंदर की तरफ। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे है प्रेजेंट, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे आ रहा है, तो ये इंसर्टेड नहीं है, एक्सर्टेड है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तब क्या कहते हैं इसको? एक्सर्टेड। लेकिन अगर स्टिग्मा ऐसे है, ऐसे है, तो ये क्या है? इंसर्टेड। ठीक है, तो स्टिग्मा कैसा है? इंसर्टेड है और स्टिकी है। some insects get reward। कुछ इंसेक्ट्स को रिवॉर्ड मिलता है, किस फॉर्म में? उनको शेल्टर मिलता है वहां पर। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो अपने एग्स को भी ले कर सकते हैं। some insects get reward in the form of place for laying eggs। तो अपने एग्स को ले करते हैं। एग्जांपल एमोर्फोफैलस, यूका प्लांट। तो ये एग्जांपल है जिनमें कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने एग्स को ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लावर्स आर हैवी इनफ टू बेयर वेट ऑफ इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट को अगर बैठना है फ्लावर पर तो उतने हैवी होने चाहिए ताकि वो उसका इंसेक्ट का जो वेट है उसको बेयर कर सके। ठीक है, दे आर स्ट्रांग, दे शुड बी स्ट्रांग इनफ। तो ये जो है वो एडेप्टेशंस हैं एक एंटोमोफाइलस फ्लावर के या प्लांट के, जिसमें कि जिससे कि एंटोमोफाइली हो सके। ठीक है, अब अगर हम यूका प्लांट का थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से इसमें होता है, तो यूका प्लांट में जो पॉलिनेशन करता है वो है एक मॉथ, पॉलिनेटेड बाय मॉथ। क्या नाम है इस मॉथ का? प्रोन्यूबा यूकासेला। प्रोन्यूबा यूकासेला। ठीक है, तो पॉलिनेटेड बाय मॉथ प्रोन्यूबा यूकासेला। पहली बात तो आपको याद रखना है कि यूका प्लांट जो है वो, इस पर जो मॉथ पॉलिनेट शो करता है वो कौन सा है? प्रोन्यूबा यूकासेला। अब ये जो मॉथ है, ये इन दोनों की, इस मॉथ की और इस यूका प्लांट की लाइफ साइकिल है, एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट ईच अदर। क्यों नहीं हो सकती है? कैसे नहीं हो सकती है? देखते हैं इसको जरा। जो मॉथ है जब ये आता है इस फ्लावर, इसके फ्लावर के ऊपर, यूका प्लांट के फ्लावर के ऊपर आता है, तो इसकी जो स्टिग्मा होती है वो हॉलो होती है, और ये क्या करता है जब ये वहां पहुंचता है तो ये रोटेशनल मूवमेंट करता है ये मॉथ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलिनेट होते हैं वो उसके हॉलो स्टिग्मा में डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसकी जो स्टिग्मा होती है वो हॉलो होती है, और ये वहां पर जाकर रोटेशनल मूवमेंट करता है मॉथ, जिसकी वजह से जो पॉलिनेट्स होते हैं उस हॉलो स्टिग्मा में फिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका पॉलिनेशन होता है। और इसको क्या फायदा होता है मॉथ को? ये मॉथ जो है ये अपने एग्स को ले करता है यूका प्लांट के फ्लावर की ओवरी में या पिस्टल की ओवरी में। ठीक है, फ्लावर जो पिस्टल प्रेजेंट होगा उसकी ओवरी में अपने एग्स को ले करेगा। तो प्रोन्यूबा ले
eggs in ovary of pistil, ठीक है। ओके, तो जब उस ओवरी के अंदर सीड बनना स्टार्ट हो जाता है, सीड बनना स्टार्ट हो जाता है, तब इस एग में से जो लार्वा है वो बाहर निकलता है और वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। When seed is about to form in ovary, egg larva get released from egg, released from egg, ठीक है। तो इस तरीके से इस मॉथ को एक शेल्टर मिल जाता है जहां पर कि वो अपने एग्स को लेकर सकता है। और जो यूका प्लांट, उसको फायदा क्या हुआ, इसका पॉलिनेशन हो पाया। कैसे हो पाया? व्हेन दिस मॉथ गेट्स अटैच्ड टू द स्टिग्मा, it does rotational movement due to which hollow stigma gets filled by pollen grains। तो ये आपको उसमें लाइन समझनी है, ठीक है। तो ये हो गया यूका प्लांट। या फिर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, प्रोन्यूका causes rotational movement to fill the hollow stigma by pollen grains, ठीक है। प्रोन्यूका causes rotational movement to fill the hollow stigma by pollen grains, ठीक है। तो pollen grains से भर देता है इस hollow stigma को, कैसे? यहां पर जाकर रोटेशनल मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इट इज अबाउट यूका प्लांट। इसके बाद हम कुछ और स्पेशलाइजेशन देखेंगे अभी। ओके, अब हम कुछ और स्पेशल एडेप्टेशंस देखते हैं इसी में ही, एंडोफाइली में ही, ठीक है। साल्विया। साल्विया प्लांट में क्या होता है, टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि कौन सा मैकेनिज्म इसमें यूज होता है, ठीक है। तो क्या है, टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म कैसे काम करता है हम देखते हैं। इसमें जो ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें हमको ये जो है दिस इज व्हाट, ये पूरा दिस इज व्हाट स्टेमन। अब इस स्टेमन में इसमें, अच्छा पहले देखते हैं पेटल। पेटल क्या है, ये बाइलिप्ड है, मतलब एक इसका ऐसे निकल रहा है एक आर्म और एक ऐसे निकल रही है, तो बाइलिप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, तो कहते हैं बाइलिप्ड कोरोला ऑफ सलाइवा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये है, दिस इज ओवरी एंड दिस इज स्टाइल और दिस इज स्टिग्मा। इस ओवरी के अंदर नेक्टेरिफेरस डिस्क है, मतलब नेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। और स्टिग्मा जो है वो क्लोज्ड है अभी। और यहाँ जो स्टेमन है, स्टेमन में इसके दो पार्ट है। एक जो लोब है वो फर्टाइल एंथर कंटेन करती है, फर्टाइल एंथर लोब है, और ये स्टेराइल एंथर लोब है, मतलब इसमें कोई भी स्टेराइल पोलन ग्रेन नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये फर्टाइल एंथर लोब है जो कि पोलन ग्रेन कंटेन करती है, ओके। तो क्या होता है इसमें, किस तरीके से होता है इसमें पॉलिनेशन? नेक्टर की सर्च में इंसेक्ट आता है और वो सबसे पहले आकर यहाँ बैठता है, ठीक है। नेक्टर की सर्च में आता है और वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। जो इंसेक्ट है, मान लीजिए इंसेक्ट है, यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि ये जो बीच में स्टेमन आ गया है, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मैंने बना दिया यहाँ पर ऐसा, पर ये बीच में आ गया तो यहाँ पर रुक गया। अब ये जो फर्टाइल एंथर लोब है, ये जो स्टेमन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये टर्न करता है। ये ऐसे करके टर्न करेगा, ऐसे करके टर्न करके उसको बड़ा कर लेगा, टर्न कर लेगा खुद को, और फिर यहाँ पर आकर ऐसे करके इस इंसेक्ट से अटैच हो जाएगा और पॉलन ग्रेन को इस इंसेक्ट की बैक पर डाल देगा, ठीक है। क्या हुआ, इंसेक्ट यहाँ पर आया, इसके बाद ये जो स्टेमन था, ये फर्टाइल एंथर लोब जो कंटेन कर रहा था, वो वाली जो आर्म थी इसकी, उसने टर्न किया ऐसे, तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर टर्न हो गया, इसलिए क्या है, टर्न पाइप। तो टर्न हो गया
और ये जो फर्टाइल एंथर लोब है इसने क्या किया, इसमें से पॉलन ग्रेन निकलकर इस इंसेक्ट की ऊपर आकर बैक पर आकर स्टिक हो गई। ठीक है, ओके। इसके बाद एंथर यहाँ से चल, ये इंसेक्ट यहाँ से चला गया, ठीक है, और वापस से ये जो है ये पीछे वहीं पर चला गया, वापस चला गया इसी में। ओके, मैं इसको वापस से फिर ऐसे बना दे रहा हूँ, तो ये फिर से ऐसा स्ट्रक्चर हो गया सी जैसे पहला था। अब इंसेक्ट भी यहाँ से चला गया। ओके, लेकिन अब जो इंसेक्ट गया था उसकी बैक पर क्या है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट ऐसा आता है, कोई दूसरा इंसेक्ट आता है या कोई इंसेक्ट आता है जिसकी बैक पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, मान लो फिर से एक इंसेक्ट आया और इसकी बैक पर अब पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये जो स्टाइल है, ये जो फीमेल पार्ट है, ये इलांगेट करता है, ये बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ेगा और ऐसे बढ़कर ऐसे करके इस पे अटैच हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा और उन पॉलन ग्रेन्स को ले लेगा। तो इसने भी क्या किया, इसने भी टर्न किया है इसे, ठीक है, तो टर्न पाइप मैकेनिज्म है। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बारी, स्टार्टिंग में जो इंसेक्ट होता है वो यहाँ पर आता है और ये वाली आर्म जो है, ये जो आर्म है, ये जिसमें कि फर्टाइल एंथर लोब प्रेजेंट है, ये टर्न करके घूम जाती है, उसके ऊपर आ जाती है और पॉलन ग्रेन को उसको डस्ट कर देती है, छोड़ देती है इसकी बैक पर, ये चला जाता है इंसेक्ट। या अब यही सेम इंसेक्ट वापस आ सकता है या फिर कोई और ऐसा इंसेक्ट आ सकता है जिसकी बैक पर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, तो वो फिर से यहाँ पर आता है। अब इस टाइम पर ये जो स्टाइल है, ये जो फीमेल पार्ट है इसका, वो इलांगेट करता है और वो घूमकर इसकी बैक पर आके अटैच हो जाता है, उससे टच हो जाता है, ताकि जो पॉलन ग्रेन उसकी बैक पर प्रेजेंट है इंसेक्ट की, वो स्टिग्मा पर पहुंच जाए और ऐसे पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, टर्न पाइप और लेवर मैकेनिज्म, ठीक है, ये साल्विया में होता है। तो साल्विया से क्वेश्चन आता है आपको, तो उसमें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताने को मैं आपको बता सकता था सिर्फ लेवर मैकेनिज्म, पर मैं बताना चाहता था आपको पूरा मैकेनिज्म होता कैसे था कि आपको याद रहे। अच्छा, नेक्स्ट है फिग। फिग प्लांट होता है, अंजीर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अंजीर, फ्यूकस कैरिका इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें जो पॉलिनेशन करता है वो कौन करता है, एक वास्प करता है, ब्लास्टोफेगा उसका नाम है, एक वास्प है वो करता है, इसका नाम क्या है, ब्लास्टोफेगा। तो ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। अच्छा, इन ऊफ्रस बाय कॉल्पा ऑरिया, ऊफ्रस प्लांट में कौन करता है, कॉल्पा ऑरिया एक वास्प है वो करता है पॉलिनेशन को। कैसे करता है, वाया स्यूडोकॉपुलेशन, ये वर्ड आपको याद रखना है यहाँ पर, इन ऊफ्रस pollination happen by pseudocopulation या done by कॉल्पा ऑरिया, जो कि एक वास्प है, मुझे लगा वास्प कैसे करता है, जो मेल वास्प होता है वो, अच्छा, जो ये प्लांट है ऊफ्रस, इसमें क्या होता है कि इसके ये अपने फ्लावर की जो शेप होती है, ठीक है, ये ऐसी कर लेता है जो कि फीमेल वास्प जैसी लगती है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये जो ऊफ्रस प्लांट है इसके अंदर जो फ्लावर होगा वो अपनी शेप ऐसी बना लेगा, कलर में, ओडर में ऐसी बना लेगा सब कुछ कि वो फीमेल वास्प जैसी लगती है। तो ये जो कॉल्पा ऑरिया है, ये मेल वास्प जो है, तो वो मेल वास्प उस फ्लावर को फीमेल वास्प समझकर उसको पास जाता है, ठीक है, फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। अब लेकिन वो एक्चुअली में फीमेल वास्प है नहीं, वो एक फ्लावर है, तो ये वहां पर जाकर कॉपुलेशन करने के लिए ट्राई करता है, जिस प्रोसेस में कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो मेल वास्प गेट कंफ्यूज्ड विद फ्लावर ऑफ ऊफ्रस व्हिच लुक्स लाइक अ फीमेल वास्प इन कलर, ओडर एंड शेप, ठीक है। सो इट कम्स, इट मतलब यहां पर कौन है, मेल वास्प, सो इट कम्स फॉर कॉपुलेशन एंड पॉलिनेशन हैपन, ओके। दिस इज इन ऊफ्रस। ये आपके एनसीईआरटी में यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इकोलॉजी में जो लास्ट यूनिट है वहां पर दिया हुआ है, तो चाहे इसको वहां पढ़ लीजिए चाहे यहां पढ़ लीजिए, पढ़ना है, ओके। तो ये कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस हैं इन एंटोमोफाइली, ओके। ओके, अब हम देखते हैं एंथ्रोफाइली। एंथ्रोफाइली क्या होता है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। मतलब जब हम कोई भी डिजायर्ड एक प्रोजेनी पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें यही कैरेक्टर्स आए, बाकी और कोई ना आए, ठीक है,
तो हमें सेलेक्ट करना होता है उन पर्टिकुलर ट्रेट्स को या उन कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वो प्लांट सेलेक्ट किए जिनको हमें आपस में ब्रीड कराना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मतलब कंट्रोल किया इसको, हम पॉलिनेशन को, कि हम कौन सा वाला पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट होने दें स्टिग्मा पर, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन है। अब कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कैसे अचीव किया जा सकता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से, ठीक है। तो अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोजेनी इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम कोई डिजायर्ड अगर प्रोजेनी चाहते हैं तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन टेक्निक यूज करते हैं, ओके। क्या है इस टेक्निक में, क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ, काट देना किसी चीज को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है कोई, जिसमें कि दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है। उस फ्लावर में बड कंडीशन में ही हमने जो एंथर था या जो स्टेमन था, स्टेमन को हमने कट कर दिया फोर्सेप्स से। फोर्सेप क्या होते हैं, वो छोटे छोटे से क्लिप्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ पकड़ने होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फोर्सेप्स से हम बहुत नाजुक सा होता है फिलामेंट एंथर का, तो हमने क्या किया, स्टेमन को फिलामेंट से कट कर दिया, ठीक है। तो हमने इमेस्कुलेट कर दिया उस फ्लावर को। इमेस्कुलेशन मतलब क्या हुआ, हमने उसमें से स्टेमन कट कर दिया बड कंडीशन में ही। बड कंडीशन में क्यों कर रहे हैं हम, अगर हम बाद में करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैच्योर अगर एक बार हो गए तो पॉलिनेशन कभी भी हो सकता है। तो हमें बड कंडीशन में ही इसको कट ऑफ करना होगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स इन बड कंडीशन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। दूसरा स्टेप है बैगिंग। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम उस फ्लावर को मतलब जो बड कंडीशन में हमने इसको बैग कर दिया, पॉलिथीन से बांध दिया या बटर पेपर से उसको कवर कर दिया, ताकि उसमें कोई और पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ उसके ऊपर आके ना बैठ जाए या कोई इंसेक्ट लेकर ना आ जाए, ताकि उसमें पॉलिनेशन ना हो। तो हमने क्या किया, उसको बांध दिया, उसको जो ढंग से कवर कर दिया पॉलिथीन से या बटर पेपर से। तो कवरिंग ऑफ फ्लावर बड कंडीशन में, ठीक है, बाय बटर पेपर और पॉलिथीन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन। हम नहीं चाहते कि कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन उस पर आकर स्टिक हो। डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ऑन मैच्योर स्टिग्मा। अब उस पॉलिथीन के अंदर धीरे धीरे बर्ड मैच्योर होना शुरू होगी, तो उसमें जो स्टिग्मा है, जो फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव और जो मेल पार्ट है, दोनों उसमें मैच्योर हो गए। पर मेल तो होगा नहीं, मेल तो कट कर चुके हैं, तो बचा क्या सिर्फ फीमेल, यानी कि जो कार्पल है वो मैच्योर कर रहा है। तो जो मैच्योर स्टिग्मा है उस पर हमने क्या किया, पॉलिथीन को ओपन किया, उसके स्टिग्मा, मैच्योर स्टिग्मा के ऊपर हमने जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो हमारे पास है, हमने वो उस पर डस्ट कर दिया, ठीक है। डस्ट करने के बाद उसको हमने क्या किया, रीडायरेक्ट कर दिया, वापस से दोबारा से उसको अच्छे से टाई कर दिया, बंद कर दिया, कवर कर दिया, ताकि फिर से भी कंटेमिनेशन ना हो फर्दर, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की टेक्निक के स्टेप्स हैं। इमेस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और हो सकता है आपके प्रैक्टिकल्स में, फाइनल प्रैक्टिकल्स में आपको स्पॉटिंग में एक पॉट रख दिया जाए, कोई फ्लावर पॉट रख दिया जाए, कोई प्लांट रख दिया जाए, उसमें आपको एक फ्लावर के ऊपर उसमें एक पॉलिथीन बांध कर बैग करके दिखा दिया, तो आपको बताना है कि क्या हो रहा है। तो आपको बताना है इसमें कि ये बैगिंग हो रही है, इसमें मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की प्रोसेस कंटिन्यू है, ठीक है। दिस इज एंथ्रोफाइट।